जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके सर क्लासेस पर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक से हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपको शुरू से लेके अंत तक जरूर देखनी है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आज कूलाम का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं। तो कूलाम का नियम पढ़ने से पहले आप कुछ बातों का पहले ध्यान में रखिएगा। पहली बात ये ध्यान में रखना है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास सजातीय आवेश हैं, जैसे माइनस माइनस है या हमारे पास क्या है प्लस प्लस है, तो इनमें क्या है, इनमें आपका क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी दोनों दूर जाएंगे, यहाँ पे भी दोनों दूर जाएंगे। और अगर हमारे पास एक आवेश प्लस का है और एक आवेश क्या है माइनस का है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो कूलाम का नियम इसी के बारे में है कि उन्होंने बताया कि अगर दो आवेश हैं तो दो आवेशों के बीच फोर्स कितना लग रहा है, बल कितना लग रहा है, प्रतिकर्षण का या तो आकर्षण का। तो इसी के संबंध में जो है कूलाम का नियम है और आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। तो देखते हैं कि सन 1785 में कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। फिर से प्यारे बच्चों एक बार देखते हैं कि सन 1785 में कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यहाँ पे ये बात आपको लिखनी जरूरी है कि स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। तो सन 1785 में कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब कूलाम का नियम क्या, उसे देखते हैं। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या नियम है? नियम ये है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखते हैं इसको हम लोग। अगर मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक मान लेते हैं ए है हमारा और दूसरा मान लेते हैं ए हमारा, ठीक है। और इसके बीच हम मान लेते हैं हमारी जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस जो हमारी है वो कितनी है, स्मॉल आर है। कितनी है? स्मॉल आर है। इसका हम नाम रखते हैं, ये हमारा Q1 आवेश है और ये हमारा क्या है, Q2 आवेश है। तो नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स होगा, पहली बात ये कह रहा है कि जो लगने वाला फोर्स होगा, बल होगा, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 Q2 यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 रहेगा। और दूसरी बात कहता है कि उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r²। r यहाँ पे क्या थी, दूरी थी। अब हम क्या करेंगे, यानी हमारा दो चीज आया कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे दोनों को मिलाने पर, प्यारे बच्चों क्या करने पर, दोनों को मिलाने पर, अगर हम दोनों को मिला देंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा ए हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², यही होगा। अब आप एक फिजिक्स का नियम समझिएगा कि जब भी कभी हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमको क्या देना पड़ेगा, एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, एक नियतांक देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा नियतांक क्या आएगा। अब अगर यहाँ पे हम इसको बराबर कर दें, यह बराबर कर दें और Q1 Q2/r² रख दें, तो यहाँ पे हमारा एक क्या आएगा बच्चों,
नियतांक आएगा, और वो नियतांक क्या आता है, वो नियतांक हमारा आता है 1/4πε0k। क्या आता है, f बराबर 1/4πε0k Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्या आता था, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हमारा आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, फार्मूला हमारा हो जाता है, यह बराबर 1/4πε0k Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और बल का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूटन होता है, बल का मात्रक होता है। ठीक है, तो यह बराबर 1/4πε0k Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही कूलाम का नियम है। फिर से समझते हैं, जो लगने वाला बल होता है दोनों आवेशों के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। और दूरी जो इसमें हमने R लिया था, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता, तो वर्ग मतलब स्क्वायर के उल्टा हमने कर दिया, फिर दोनों को मिला दिया, तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर हमको बराबर करना है तो हमको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या है, 1/4πε0k। ठीक है, यहाँ पे आप जानिएगा कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9। जब भी हम सवाल लगाएंगे तो 1/4πε0 का मान कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, 9 गुणे 10 की पावर 9। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। और यहाँ पे जो आप के देख रहे हो, के को हम बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, के को हम बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को अच्छे से समझने के लिए हम इसके बाद माने कूलाम के नियम के बाद एक और पार्ट लेके आएंगे, जिसमें परावैद्युतांक को हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप अच्छे से याद करिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हमसे पूछे कि एक कूलाम की परिभाषा बताइए, क्या बताइए, एक कूलाम की परिभाषा बताइए, तो हमको इतना पता है, देखिए हमको क्या पता है कूलाम के नियम से कि F बराबर होता है 1/4πε0 के भी लिख सकते हैं, के रहने देते हैं, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, यदि हम क्या करें कि यदि हम मान लें, यदि Q1 और Q2 दोनों को हम कितना ले लेते हैं, एक कूलाम, कितना ले लेते हैं, एक कूलाम ले लेते हैं। और हम क्या ले लेते हैं, दूरी को 1 मीटर ले लें, R बराबर ले लेते हैं 1 मीटर। 1 मीटर हमने Q1 Q2 क्या ले लिया प्यारे बच्चों, एक कूलाम ले लिया, और R को ले लिया हमने 1 मीटर। तो हमारा F बराबर क्या आ जाएगा, तो F बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए 1 गुणे 1 करेंगे 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो आ जाएगा 1/4πε0। और इसका मान मैंने बताया था कि 9 गुणे 10 की पावर 9, और बल का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी परिभाषा समझ में आती है एक कि यदि यदि निर्वात में, यदि निर्वात किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे के का मान कितना होता है, 1 होता है। यदि निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर, कितने मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर दो समान परिमाण के आवेश रखे हैं, और उनके बीच 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो प्रत्येक आवेश 1 कूलाम का होगा। कितने कूलाम का होगा, 1 कूलाम का होगा। फिर से इस परिभाषा को समझते हैं कि यदि निर्वात में या वायु में दो आवेश 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, और उनके बीच 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो वे आवेश 1 कूलाम होंगे। कितने कूलाम होंगे, 1 कूलाम होंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ε0 का मान, मात्रक और बीमा क्या होती है। किसका, ε0 का मान, मात्रक और बीमा। देखिए ε0 को आप 3 समझिएगा, 3 प्रकार की, एक होता है ε0 होता है, एक आपका होता है εr, और एक आपका होता है एप्सिलॉन। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तीनों को समझते हैं। ε0 जब रहेगा, ε0 रहेगा, तो होती निर्वात की विद्युतशीलता, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अगर हमारा एप्सिलॉन स्मॉल r है, तो इसे हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसे हम क्या बोलेंगे,
आपेक्षिक विद्युतशीलता कहेंगे। और अगर सिर्फ एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं कि माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसे हम लोग बोलेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता। तो आपको तीन बात समझनी है, एप्सिलॉन 0 होता है, एप्सिलॉन आर होता है और एप्सिलॉन होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर का मतलब होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता और एप्सिलॉन का मतलब होता है माध्यम की। या कभी कभी यहाँ पे स्मॉल एम भी लिखा रहता है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, मात्रक क्या होती है और क्या होती है उसकी बीमा क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप इतना जानिएगा कि जो एप्सिलॉन 0 होता है, एप्सिलॉन 0 को हम क्या कहते हैं, निर्वात की क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युतशीलता कहते हैं। इसको हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12। 8.85 गुणे 10 की पावर -12, ठीक है। इसका मान होता है। अगर आपको इसका क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? मात्रक निकालना है। तो देखो यहां से निकालेंगे मात्रक। हमको पता क्या है, हमको ये पता है कि F बराबर होता है, ये इसका मान आप याद रखिएगा कि एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 होता है। आपको पता है कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर हम इतने का मान निकाल लें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का, तो ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2, ठीक है। इसको अगर हम पलट देते हैं, इसको अगर हम पलट देंगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 बटे 1 बराबर Q1 Q2 बटे F इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट है, तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं Q1 Q2 आवेश हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। तो कूलाम गुणे कूलाम माने कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। बल का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होता है एप्सिलॉन 0 का? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस बात को आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्या कर लेना अच्छे से? आपको इस बात को गांठ बैठा लेना है कि इतना आपका होता है मान एप्सिलॉन 0 का। कितना होता है? 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी बीमा पूछते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मात्रक। अब इसकी हम बीमा देखते हैं कि एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या होती है। एप्सिलॉन 0 की प्यारे बच्चों बीमा क्या होती है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्योंकि हमको पता है कि एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होता है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक कितना होता है आपको पता है? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0 की जब हम बीमा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? बीमा निकालेंगे, तो ऊपर है कूलाम की बीमा। आपको पता है कि जो कूलाम की बीमा होती है वो कितनी होती है? कूलाम की बीमा होती है 80। कितनी होती है? 80। न्यूटन की जो बीमा होती है, न्यूटन माने बल की जो बीमा होती है, mL/T-2 होती है। कितनी होती है? mL/T-2 होती है। और मीटर मतलब लेंथ की जो बीमा होती है, कितनी होती है? लेंथ की बीमा L ही होती है। क्या होती है? L होती है। तो कूलाम की बीमा कितनी होती है प्यारे बच्चों? 80 होती है। बल की बीमा कितनी होती है? mL/T-2 होती है। और लंबाई माने मीटर की बीमा क्या होती है? L होती है। अब सबका हम मान रख देंगे। देखिए कूलाम स्क्वायर, इसका मतलब 80 का होल स्क्वायर, सही है। न्यूटन का क्या हो जाएगा? mL/T-2 हो जाएगा। और मीटर का क्या हो जाएगा आपका? L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, L2। अब इसको हल कर लेंगे। ऊपर का हमारा हो जाएगा A का स्क्वायर T का स्क्वायर, बीमा हम लिख देंगे। और नीचे का हमारा देखिए ये भी 2 होगा और यहाँ पे हमारा 1 है। यहाँ पे कितना हमारा है? 1 है, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हमारा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी ये हमारा हो जाएगा mL/3 और T की पावर -2। यही होगा प्यारे बच्चों। देखते हैं कैसे हुआ। ए वाला और ए वाला आपस में जुड़ गया L2 और एक तो
आधार समान होने पे घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो जब ये हमारा ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी हो जाएगा m, यहाँ पे 1 था तो ये हो जाएगा -1, यल 3 था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यल -3 हो जाएगा, t जाएगा तो क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। एक आपका ये हो गया, और दूसरा आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा a2 और t2। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा m-1 l-3, टी करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, t4 और a2। ये हमारी आ गई एप्सिलॉन जीरो की बीमा, कितनी आ गई, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन जीरो की बीमा होती है, किसकी, एप्सिलॉन जीरो की जो बीमा होती है कितनी होती है, इसकी बीमा होती है m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2, ठीक है। इसको हम कर देते हैं अंडरलाइन में, तो ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इसका मात्रक कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी बीमा कितनी होती है, m की पावर -1, टी की पावर, एल की पावर -3, टी की पावर 4, ए की पावर 2, इसकी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, बीमा हो जाती है, ठीक है। अब आज का आखिरी टॉपिक देखेंगे, क्या है कि कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं, ठीक है। पहला होता है कि यह नियम व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बल होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसलिए यह नियम जो है व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। अब देखो, विद्युत बल संरक्षी बल है और यह एक केंद्रीय बल भी है। केंद्रीय बल का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास दो आवेश है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश ए है, एक आवेश ए है, तो इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के ही हिसाब से क्या होगा, हमारा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यही हमारा है कि केंद्रीय बल मतलब हो गया कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही यह बल लगता है। अब देखिए तीसरा नियम, या तीसरी बात है कि यह नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव का है, निगेटिव का है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, आपका आकर्षण बल लगेगा। आप लोगों को इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पे कौन सा बल आपका लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ए भी अट्रैक्टिव होगा और ए भी मतलब आकर्षित करेगा। इस केस में क्या होगा प्यारे बच्चों कि जितनी तेजी से Q1 Q2 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जितनी तेजी से Q1 Q2 को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, ठीक उतने ही ताकत से, उतने ही बल से Q2 भी Q1 को खींचेगा। इसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं कि यह नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है, ठीक है। अगली पॉइंट ये है कि इस नियम के लिए आवेश स्थिर होना चाहिए। इस आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, अगर हमारा आवेश क्या है, स्थिर है, तो वो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। अगर हमारा आवेश जो है गतिमान हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया, गतिमान हो गया, तो साथ में विद्युत क्षेत्र भी रहेगा और क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा। और अगर हमारा त्वरित गतिमान है, त्वरित आवेश से गतिमान है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में क्या निकलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस भी निकलता है। तो यह जो कूलाम का नियम है सिर्फ स्थिर आवेश पर ही लागू होता है, ठीक है। अगला है कि यदि एक आवेश दूसरे आवेश पर कोई बल आरोपित करता है, तब यह तीसरा आवेश पास में लाया जाता है, तो पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल अपरिवर्तित रहता है। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश थे, एक Q1 और Q2, इसके बीच कुछ भी बल लग रहा हो, मान लेते हैं इस पे लग रहा था 4 न्यूटन का बल,
तो इस पे कितना लगेगा 4 न्यूटन का बल। अगर हमारे पास कोई तीसरा आवेश आ जाए, मान लो यहाँ पे तीसरा आवेश Q3 आ गया, तो इन दोनों के बीच जो बल लग रहा था वह बल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कहने का मतलब जो 4 न्यूटन का बल लग रहा था वो 4 न्यूटन का ही बल लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं आपको कूलाम का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।